हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है और ये हमारा सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में आज हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। यानी आज हम पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो देखेंगे। और देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। देखिए, ये जो पूरी ही बुक है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आने वाले सेमेस्टर में भी मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही तो पूरी बुक है, तो ये क्वेश्चन तो बनना ज़रूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो राजनीतिक के मूलभूत सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों का अध्ययन करता है। यह सत्ता, सरकार, समाज, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करता है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सत्ता पर, सरकार, समाज, न्याय, समानता और स्वतंत्रता और ये सारे अधिकारों पर अपने जो विचार है वो विमर्श करने का कार्य करता है। ये न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की व्याख्या करता है बल्कि यह आदर्श राजनीति के लिए मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है कि आखिर आदर्श राजनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विचारकों के दृष्टिकोण शामिल है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें प्राचीन काल यानी पुराने और जो आधुनिक काल यानी अब तक के जितने भी विचारक हैं सभी के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। जैसे कि आप प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स और अन्य बहुत सारे हैं। इन विचारकों का उद्देश्य समाज में शांति, समृद्धि और न्याय को सुनिश्चित करना है। ये सारे आपको विचारक याद होने चाहिए कि कौन कौन से विचारक हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आएंगे। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक समझ और विश्लेषण का विकास के राजनीतिक जो समझ है और जो विश्लेषण है उसका विकास करना। किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत समाज में सत्ता और अधिकार के स्वरूप को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि सत्ता का उचित उपयोग कैसे किया जाए और कौन कौन से सिद्धांत समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए ही राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सार्वजनिक नीति निर्माण में सहायता। किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत निर्माताओं को बेहतर नीतियां तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, यह अन्य न्याय, समानता और लोक कल्याण जैसे आदर्शों के आधार पर निर्णय लेने का मार्गदर्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक चेतना का निर्माण। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इसे वह समाज के सक्रिय रूप से भागीदारी कर पाते हैं और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यानी ये सभी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है जिसकी वजह से वो सक्रिय रूप से अपनी लोकतंत्र में भागीदार बन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीति और सामाजिक सुधार। राजनीतिक सुधार सामाजिक न्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ विचार प्रदान करता है। ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विचारधारा और रणनीति देता है ताकि समाज में जो सकारात्मक बदलाव हैं, अच्छे बदलाव हैं वो लाए जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक संदर्भ में राजनीति की समझ। कि वैश्विक संदर्भ में राजनीति की क्या समझ है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और शासन प्रणालियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक मुद्दों को समझने में भी मदद करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हेल्प करता है हमारी राजनीति को समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के व्यवहारिक पहलू। कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका व्यवहारिक पहलू क्या है। राजनीतिक सिद्धांत केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, ये समाज में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करता है। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे समानता और स्वतंत्रता की परिभाषा को समझना और उन्हें समाज में लागू करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विचार और सुझाव देना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पर्यावरणीय राजनीति और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक उपकरण है। जैसे कि अभी हमने देखा, ये राजनीति को समझने और राजनीति को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यह केवल सत्ता और शासन के बारे में नहीं है बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के कल्याण और
अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि एक आदर्श समाज और आदर्श राजनीति के लिए कौन कौन सी मूल्य और सिद्धांत आवश्यकता होती है, कि जो एक आदर्श राजनीति है और आदर्श समाज है वो स्थापित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत न केवल अकादमिक महत्व रखता है बल्कि यह समाज में एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को भी परिभाषित करता है। यानी देखिए, ये सिर्फ एक अकादमिक महत्व ही नहीं रखता, बुक्स में महत्व ही नहीं रखता, बल्कि जो हमारी एक्चुअल में भूमिका होती है उसको निभाने में और हमें वो चीज़ बताने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के कितने दृष्टिकोण हैं। यानी देखिए, उनका वर्णन करना है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उनको समझने के लिए कितने दृष्टिकोण होते हैं। तो पहले हम देखेंगे परिचय। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं जिसके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया, सत्ता, समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, जिसमें हम कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया हो गई या सत्ता, समाज, मानव व्यवहार को समझते हैं। इन दृष्टिकोणों के विकास ने राजनीतिक सिद्धांत को गहराई से व्यापकता प्रदान की है। अब देखेंगे मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत को समझने के तीन प्रमुख जो दृष्टिकोण है। अगर हम प्रमुख की बात करेंगे तो तीन प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। तो प्रमुख दृष्टिकोणों में जो हमारा पहला है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को देखेंगे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे यह दृष्टिकोण कि यह राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभिक विकास से संबंधित है। इसमें विचारकों द्वारा दिए नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया है। यानी ये जो है ये प्रारंभिक विकास को दिखाता है और इसमें नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को रखा गया है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है हमारी सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर ध्यान। यह दृष्टिकोण राजनीति को नैतिकता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे उच्च आदर्शों से जोड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैचारिक विश्लेषण। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो और लॉक के विचारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इतिहास और दर्शन पर आधारित। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं और दर्शनों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों को समझा जा सकता है। अगर महत्व देखें तो महत्व में आप लिखेंगे, यह दृष्टिकोण समाज में राजनीति के नैतिक आदर्शों को स्थापित करता है, लेकिन इसमें व्यवहारिक और वैज्ञानिकता की कमी है। यानी देखिए, ये जो है ये राजनीति के नैतिक आदर्शों को तो स्थापित करता है, लेकिन इसमें व्यवहारिकता और जो वैज्ञानिकता है इसकी कमी देखी जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा दृष्टिकोण। जो हमारा दूसरा है वो है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को देखें, 20वीं शताब्दी में विकसित यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करना है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का पर अध्ययन। यानी ये व्यक्तिगत और जो हमारा सामूहिक व्यवहार होता है उस पर अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं के पीछे के मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग। यानी आंकड़ों और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका उपयोग कैसे होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, इसमें सर्वेक्षण, प्रश्नावली और सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी सर्वेक्षण होता है, प्रश्नावली होती है और सांख्यिकी उपयोगिता होती है। अब हम देखेंगे मूल्यों से तटस्थता, किस तरह से ये नैतिक और अदार्शनिक विचारों से दूर कर वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देता है। यानी ये मूल्यों पर ज्यादा फोकस ना करके जो वस्तुनिष्ठता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके महत्व को। महत्व के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति को विज्ञान के करीब लाता है और उसे व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करता है, लेकिन ये नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को नजरअंदाज करता है। यानी वैज्ञान की तरफ तो लाता है, लेकिन ये नैतिक और जो दार्शनिक पहलू होते हैं उसको नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा है हमारा उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब हम उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो है ये हमारा 1960 के दशक में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह राजनीति के अध्ययन में नैतिकता और मूल्यों को पुनः शामिल करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है पहली, मूल्य और नैतिकता पर
उन्हें जोर यानी जो मूल्य हैं और नैतिकता है उन पर जोर देता है। किस तरह से यह दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारिकता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यानी ये जो है ये व्यवहारिकता और जो नैतिकता है उसके बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समाज के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान। किस तरह से समाज के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यानी इसके अंतर्गत जो हमारा पर्यावरण है, सामाजिक न्याय है, समानता है और मानव अधिकार जैसे मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे क्रियात्मकता। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण केवल विश्लेषण तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी पर बल देता है। यानी सिर्फ ये विश्लेषण नहीं करता बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी कोशिश करता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो। ओके, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अब हम इसके महत्व को देखेंगे। महत्व में आप लिख सकते हैं यह दृष्टिकोण परंपरागत और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों को दूर करता है और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी जो हमारा परंपरागत और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसकी जो कमियां रह गई थी उनको दूर करके एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अन्य दृष्टिकोण, यानी और भी तो दृष्टिकोण है, जैसे कि हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। यह सत्ता और शांति के असमान वितरण की आलोचना करता है। नेक्स्ट है हमारा नारीवादी दृष्टिकोण। यह राजनीति में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। यह दृष्टिकोण समाज में वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के प्रभाव पर अध्ययन करता है। यानी ये जो है ये वर्ग पर और जो संघर्ष है और जो पूंजीवाद का प्रभाव है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत को समझने के यह दृष्टिकोण राजनीति को गहराई से समझने में सहायक होते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श और नैतिकता पर बल देते हैं, जबकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण वैज्ञानिकता और अनुभवजनात्मकता को प्राथमिकता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों को समन्वय करते हुए राजनीति को अधिक व्यापक और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण को समायोजन राजनीतिक सिद्धांतों को समग्र रूप से समझने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहारवाद क्या है और यह राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन अध्ययन में कैसे सहायक होता है। व्यवहारवाद के प्रमुख तत्वों और इसके लाभ पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में व्यवहारवाद आखिर होता क्या है ये बताना है। यह राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में कैसे सहायक होता है और व्यवहारवाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनके ऊपर भी और उनके लाभ के ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। चलिए परिचय देख लेते हैं। व्यवहारवाद का परिचय, वह इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान में आया एक दृष्टिकोण है जो राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर जोर देता है। यानी जो व्यवहारवाद है वो राजनीति में विज्ञान और अनुभवजन्य जो तरीके होते हैं उन पर जोर देता है। इसका विकास अमेरिका में चार्ल्स मेरियम और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है। यह दृष्टिकोण परंपरागत नैतिकता और दार्शनिक अध्ययन से हटकर राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के पीछे मानव व्यवहार प्रक्रिया और समूहगत गतिविधियों का विश्लेषण करता है। यानी ये जो है ये राजनीतिक घटनाओं और जो मानव व्यवहार है, समूहगत जो गतिविधियां होती हैं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यवहारवाद के प्रमुख तत्व। यानी जो व्यवहारवाद है इसके जो प्रमुख तत्व हैं, तो पहला आप लिखेंगे अनुभवजन्य अनुसंधान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये राजनीतिक घटनाओं का अनुभव और आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें राजनीतिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यानी देखिए इसमें सर्वेक्षण का, सांख्यिकी का और जो डेटा विश्लेषण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव व्यवहार पर केंद्रित। ये जो है ये मानव व्यवहार पर केंद्रित कैसे है, इसके अंतर्गत लिखेंगे यह व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखेंगे मूल्यों से तटस्थता। किस तरह से मूल्यों से तटस्थता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन में नैतिकता और अर्थवाद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहार की नियमितता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह मानव व्यवहार में पैटर्न और प्रवृत्तियों को पहचानकर राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में व्यवहारवाद की भूमिका। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके अध्ययन में व्यवहारवाद की क्या भूमिका है। तो पहला आप लिखेंगे राजनीतिक प्रक्रिया की गहराई से समझ। यानी जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसकी गहराई से किस तरह से समझ आती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान, निर्णय निर्माण और संघर्ष का गहरा विश्लेषण करता है। यानी ये जो है ये मतदान का,
निर्णय निर्माण का और सत्ता संघर्ष के ऊपर गहराई से अध्ययन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक समाधान प्रदान करना। व्यवहारवादी राजनीति की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीति को विज्ञान के करीब लाना के अनुभवजन्य और सांख्यिकी उपकरण राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक क्रियाओं का विश्लेषण। यह चुनाव, सार्वजनिक राय और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों का विश्लेषण करता है। यानी इसके अंतर्गत जो चुनाव है, सार्वजनिक राय है और राजनीतिक भागीदारी है, उसके मुद्दे को भी उजागर किया जाता है। अब हम देखेंगे व्यवहारवाद के लाभ, यानी जो व्यवहारवाद है इसके क्या लाभ है। पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। यह राजनीति को तथ्य और आंकड़ों के आधार पर समझने में मदद करता है, यानी ये तथ्यों को समझाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभव और वास्तविकता पर आधारित। व्यवहारवाद वास्तविक घटकों का विश्लेषण करके व्यवहारिक निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, यानी जो वास्तविक घटक होते हैं उनको समझ के जो वास्तविक निष्कर्ष होता है उसको निकालने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे वैश्विक राजनीति का अध्ययन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। इसके निष्कर्ष में आप लिखेंगे व्यवहारवाद राजनीति को केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं करता, बल्कि यह व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीकों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इस माध्यम से राजनीतिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन गहराई से किया जा सकता है। हालांकि नैतिकता और मूल्य की अनदेखी इसकी एक सीमा है। यानी देखिए इसका जो अध्ययन है वो अच्छी तरीके से किया जाता है और इसके आधार पर जो राजनीति है उसमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इसकी नैतिकता और जो मूल्य है उनको अनदेखा करना ये इसकी सीमा हो जाती है। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोणों से नैतिक सिद्धांत की महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको बताना है और नैतिक सिद्धांतों का जो सिद्धांत है उनका वर्णन करना है आपको, और नैतिक और मूल्य आधारित जो दृष्टिकोण है उनके बारे में भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए परिचय से देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे नैतिक सिद्धांत वह शाखा है जो सही और गलत, न्याय और अन्याय और अच्छे और बुरे आचरण को परिभाषित करती है। यानी देखिए अगर हम नैतिक सिद्धांत की बात करें तो ये गलत, सही, न्याय, अन्याय, अच्छा, बुरा, इन सभी के बारे में बताती है, इन सभी को परिभाषित करती है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को दिशा देने वाले मूलभूत सिद्धांतों और मापदंडों का अध्ययन करती है। यानी जो व्यक्तिगत और जो सामाजिक व्यवहार है और उन्हें दिशा देने वाले जो मूलभूत सिद्धांत और मापदंड हैं उनका अध्ययन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें नैतिक सिद्धांत राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं और यह बताते हैं कि सत्ता, कानून और नीतियाँ किस तरह से समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नैतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत। यानी जो नैतिक सिद्धांत है इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं नैतिकता का दार्शनिक सिद्धांत। यानी जो नैतिकता है इसका जो दार्शनिक सिद्धांत है अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, इमैनुअल कार्टर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों द्वारा विकसित किया गया है। यानी अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इसके जो सिद्धांतक हैं यानी सिद्धांतकार हैं वो प्लेटो होंगे, अरस्तु और इमैनुअल कार्टर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सभी इसके सिद्धांतकार हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक नैतिकता पर बल, इसमें न्याय, ध्रुव और संतुलन का महत्व है। यानी इन्होंने जो अरस्तु और प्लेटो हैं इन्होंने दार्शनिक नैतिकता पर बल दिया है, न्याय पर और सुदृढ़ और जो संतुलन है उस पर बल देने का कार्य किया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कांट का कर्तव्य नैतिकता। यानी जो इमैनुअल कांट हैं उनका कर्तव्य और नैतिकता किस तरह से व्यक्ति का कर्तव्य और नैतिकता नियमों का सर्वप्रिय है। यानी इनके अनुसार जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य और जो नैतिकता है वो उसका पालन करना ही सबसे ऊपर है। ठीक है, अब हम देखेंगे उपयोगिता किस तरह से सबसे अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख और लाभ को प्राथमिकता दी गई है। यानी देखिए इसमें जो सबसे अधिक लोग हैं उनके द्वारा अधिकतम जो सुख है और जो लाभ है उसी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
नेक्स्ट आप हम इसमें लिखेंगे समाज आधारित नैतिकता, यानी जो हमारी समाज द्वारा आधारित नैतिकता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये सिद्धांत समाज के में नैतिकता के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें समाज के हित में नियम और नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत नैतिकता। इसमें व्यक्तियों के नैतिक आचरण और निर्णयों को महत्व दिया जाता है। ये सिद्धांत यह सूचना सूचित करता है कि व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार रहें। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और जो अपने सिद्धांत हैं, अपने विचार हैं, उन पर ध्यान देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक नैतिकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह सिद्धांत धर्म आधारित है और नैतिकता को धर्म और आस्था से जोड़ता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये धर्म पर आधारित है और ये सिद्धांत नैतिकता को धर्म और आस्था से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नैतिक सिद्धांत का महत्व नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण से। यानी जो नैतिक सिद्धांत है इसका महत्व वो भी नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना। नैतिक सिद्धांत समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीति में नैतिकता का समावेश किस तरह से। नैतिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता का उपयोग न्यायपूर्ण और समाज के कल्याण के लिए हो। यानी नैतिकता का जो सिद्धांत है ये मानता है कि जो सत्ता है उसका उपयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए और समाज में कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में सहायक। यह सिद्धांत नीति निर्माताओं को नैतिक और मूल्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहन। यह सिद्धांत नेताओं को उनके निर्णयों में नैतिकता और पारदर्शी बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सामाजिक सुधार। नैतिक सिद्धांत असमानता, शोषण और अन्याय को पहचानने और उन्हें समाप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं नैतिक सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। यह व्यक्ति को समाज में मूल्यों को सुदृढ़ करता है और एक आदर्श समाज की स्थापना में सहायक है। ठीक है, नैतिकता और मूल्यों के बिना राजनीति अधूरी है और नैतिक सिद्धांत सत्ता और समाज को सही तरीके से संचालित करने का मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। तभी जो हमारी सत्ता है और जो हमारी सरकार है वो सही तरीके से चल पाती है और जो कानून है, नियम है, वो सही तरीके से लागू हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अराजकतावाद की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको अराजकतावाद की विभिन्न जो शाखाएं हैं उनके बारे में बताना है और इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बतानी। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिख सकते हैं अराजकतावाद एक राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा है जो हर प्रकार की सत्ता, शासन और अधिकार के विरोध में होती है। यह मानती है कि सरकार और राज्य समाज में शोषण और असमानता का कारण बनती है। यानी देखिए जो अराजकतावाद है वो एक प्रकार की सत्ता या फिर शासन को एक तरीके से अधिकार के विरोध में देखती है, क्योंकि ये हर किसी सरकार को, हर किसी शासन को एक विरोध के रूप में देखती है। और इनका मानना है कि जो सरकार है, राज्य है, ये सभी जो है वो शोषण करती है और असमानता का कारण बनी है। अराजकतावाद का उदय एक ऐसे समाज स्थापित करता है जहाँ स्वतंत्रता, समानता और सहयोग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था हो, क्योंकि इनका मानना है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ स्वतंत्रता हो, समानता हो और सहयोग पर आधारित समाज हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अराजकतावाद की कई प्रकार और शाखाएं हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण से समाज को और सत्ता को समझने और बदलने का प्रयास करती है। चलिए अब हम इसके दृष्टिकोणों के ऊपर चर्चा करते हैं। अराजकतावाद की प्रमुख शाखाएं और उनकी जो विशेषताएं हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे व्यक्तिवादी अराजकतावाद। यानी जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है इसके अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य विचार। यह शाखा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर बल देती है। इसका मानना है कि समाज और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। यानी इनका मानना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और स्वायत्ता है वही ज़रूरी है और जो समाज है और जो राज्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है। प्रमुख जो विचारक हैं इसके वो हैं हमारे विलियम
गार्डविन, मैक्स स्टेरन, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में आप पहले ही लिख सकते हैं, व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सत्ता और निर्णय से मुक्त रखना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे है हमारा सामूहिक अराजकतावाद, यानी जो सेकंड है वो है हमारा सामूहिक अराजकतावाद। इसके मुख्य विचार देखेंगे सामूहिक अराजकतावाद के। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, ये शाखा समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे सामूहिक स्वामित्व के आधार पर पुनर्गठित करने पर बल देती है, यानी ये जो है ये सामूहिक जो स्वायत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं मिखाइल बकूनी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में पहले आप लिखेंगे संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे श्रमिकों के अधिकारों और उनके संघों का समर्थन करते हैं, यानी जो श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों और जो उनके संघ होते हैं उनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीकृत सरकार का विरोध, यानी जो केंद्रीकृत सरकार होती है उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे साम्यवादी अराजकतावाद, यानी जो साम्यवादी अराजकतावाद है उसको देखेंगे। इसकी प्रमुख विचार है, यह शाखा संपत्ति और धन को साझा करने और गर्वहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो संपत्ति है, धन है, उसको साझा करना चाहिए, उसके एक साथ बांटना चाहिए। ठीक है, इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो है पीटर क्रोपाटी-कीन। ठीक है, अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता है पहली, सभी सभी से उनकी क्षमता के अनुसार, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत, यानी इनका जो सिद्धांत है सभी से उनकी क्षमता के अनुसार और सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार, इस सिद्धांत का ये पालन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय सरकार और पूंजीवाद का पूर्ण विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहयोग और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रमिक अराजकतावाद, यानी जो श्रमिक अराजकतावाद है इसकी जो मुख्य विचार है इसको देखेंगे, ये शाखा श्रमिक संगठनों के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने पर बल देती है, यानी इनका मानना है जो श्रमिक संगठन है उनके माध्यम से हम समाज में और अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो इसके प्रमुख विचारक हैं वो हैं रुडोल्फ राकर, ये इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं। देखिए सभी के सिद्धांतकार याद जरूर करना, इसीलिए मैंने सभी के सिद्धांतकार लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं श्रमिक संघों को सत्ता और उत्पादन का निर्णय सौंपना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पूंजीवाद और नौकरशाही का विरोध, ये जो है ये पूंजीवाद और नौकरशाही का विरोध करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रमिक वर्ग के हितों का प्राथमिकता, यानी ये जो है ये श्रमिक वर्ग के जो हित होते हैं उनको ही प्राथमिकता देते हैं। अब हम देखेंगे हरित अराजकतावाद, यानी जो हरित अराजकतावाद है उसको देखेंगे। इसकी जो मुख्य विचार है इसको देख लेते हैं। हरित अराजकतावाद में आप लिखेंगे, यह शाखा पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है, यानी ये जो है ये प्रकृति के जो संरक्षण है और जो संतुलन है उसको बनाने का कार्य करती है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं औद्योगिकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी का विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाते हैं, विकेंद्रीकरण और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं ये लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नारीवादी अराजकतावाद। चलिए नारीवादी अराजकतावाद को देख लेते हैं। इसकी जो प्रमुख विचार है इसको देखेंगे। यह शाखा पितृसत्ता, लिंग भेदभाव और सत्ता के अन्य स्वरूप का विरोध करती है। ठीक है, विशेषताएं देखेंगे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लिंग भेद और पितृसत्तात्मक संरचना का विरोध करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता और अधिकारों का पुनर्वितरण करती है। अब चलेंगे इसके निष्कर्ष की और इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं अराजकतावाद की यह शाखा इस विचारधारा के व्यापक और विविध स्वरूप को प्रकट करती है कि प्रत्येक शाखा का मुख्य उद्देश्य सत्ता और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। हालांकि इसके तरीकों और प्राथमिकता में भिन्नताएं हैं, यह सभी शाखाएं मिलकर अराजकतावाद को एक समृद्ध और बहुआयामी राजनीतिक सिद्धांत बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदारवादी परंपरा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और इनके मुख्य विचार क्या हैं।
यानी उदारवादी जो हमारी परंपरा है इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी जो प्रमुख विचार हैं वो क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यानी जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसका विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ और यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और संस्थाओं का एक प्रमुख आधार है। उदारवादी परंपराओं के कई प्रकार हैं जो समय, स्थान और आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुए हैं। यानी उदारवादी जो परंपराएं हैं उसके बहुत सारे प्रकार हैं जो समय के साथ, स्थान के साथ और आवश्यकताओं के साथ विकसित हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे उदारवादी परंपराओं के प्रमुख प्रकार और उनके मुख्य विचार। यानी देखिए जो उदारवादी परंपराएं हैं उनके कितने प्रकार हैं और उनके मुख्य विचार क्या हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सशस्त्रीय उदारवाद। इसके जो मुख्य विचार हैं इसको देखेंगे। सशस्त्रीय उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और सीमित सरकार पर बल देते हैं। कि जो प्रमुख विचारक हैं ये हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीमित सरकार, राज्य का मुख्य कार्य केवल सुरक्षा और कानून स्थापित करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। यानी इनका मानना है कि जो बाजार हैं वो मुक्त होने चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हो भी तो बहुत कम मामलों में हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की जो विचारधारा है इसको देख लेते हैं। यानी जो इसके विचार हैं, आधुनिक उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देती है। यानी जो आधुनिक उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो जोर देती है, साथ में जो सामाजिक और आर्थिक समानता है उस पर भी बल देने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और T.H. ग्रीन, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य का दायित्व सामाजिक असमानता को कम करना है, ये भी इसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे नव उदारवाद। जो हमारा नव उदारवाद है इसके देख लेते हैं जो मुख्य विचार हैं। पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नव उदारवाद 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ और मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर देता है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं मिल्टन फ्रीडमैन हेयक, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था में बाजार की प्राथमिकता होती है, राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजीकरण और उदारीकरण का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उदारवाद। इसकी जो मुख्य विचार है वो है इस प्रकार सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बल देता है। यानी ये जो है ये सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में जो संतुलन है उस पर बल देने का कार्य करता है। इसकी जो विशेषता है वो है पहली हमारी समानता और स्वतंत्रता दोनों का समन्वय करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समाज में वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष नीतियों का समर्थन करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप के लिए ये प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक उदारवाद। यानी जो सांस्कृतिक उदारवाद है उसकी जो मुख्य विचार है उसको देख लेते हैं। यह सांस्कृतिक विधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती है, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक विधियां हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत अधिकार है उस पर बल देती है, उस पर जोर देने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बहुसंस्कृतिवाद और सह अस्तित्व को प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं उदारवादी परंपराएं व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समयों और परिस्थितियों में विकसित हुई हैं। यानी जो उदारवादी परंपराएं हैं वो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से सामने आई हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। सशस्त्रीय उदारवाद ने स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर दिया। यानी देखिए जो सशस्त्रीय उदारवाद है उसने स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर दिया, जबकि आधुनिक और जो सामाजिक उदारवाद है उसने समानता और कल्याणकारी राज्य पर ध्यान केंद्रित किया। यानी जो हमारा आधुनिक और जो समाजवादी उदारवाद
उदारवाद है उसने जो कल्याण समानता और जो कल्याणकारी राज्य है उस पर ध्यान केंद्रित किया। नव उदारवाद ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इन विधियों के माध्यम से उदारवाद ने राजनीतिक और समाज में एक प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान किया है या समावेशी दृष्टिकोण बना दिया है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए लग रही है कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनु उदारवादी परंपरा तथा मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में अनु उदारवादी परंपरा और मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे अनु उदारवादी परंपरा, यानी पहले हम अनु उदारवादी परंपराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका जो परिचय है वो इस तरह से लिखेंगे, अनु उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और स्थापित संस्थाओं को बनाए रखने पर जोर देती है। यानी ये जो है ये परंपरा और सामाजिक व्यवस्था और जो स्थापित संस्थाएं हैं उनको बनाए रखने पर जोर देती है। यह समाज में अचानक या कट्टरपंथी परिवर्तन बजाय क्रमिक और सही सुधार का समर्थन करती है। ये जो है ये कट्टरपंथी के बजाय जो क्रमिक और जो संतुलित व्यवस्था होती है उस पर विश्वास करती है। यह विचारधारा उदारवाद के विपरीत है और मानती है कि परंपरा और मूल्य समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ये जो विचारधारा है अनु उदारवाद, ये उदारवाद के विपरीत है और ये मानती है कि परंपरा जो है और जो मूल्य है वो समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अनु उदारवादी परंपरा के मुख्य सिद्धांत, कि जो अनु उदारवादी परंपरा है इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। तो पहला है हमारा परंपरा और स्थिरता। यह परंपरागत मूल्य, धर्म और संस्कृति को बनाए रखने में बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रमिक परिवर्तन। समाज में अचानक और क्रांतिकारी बदलावों का विरोध करती है और धीरे धीरे सुधार का समर्थन करती है। यानी ये जो परंपरा है ये अचानक से क्रांति या फिर अचानक से कोई बदलाव लाने का विरोध करती है, धीरे धीरे परिवर्तन या धीरे धीरे सुधार को समर्थन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्ता और अनुशासन। किस तरह से सत्ता और अनुशासन है इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह सत्ता और अनुशासन को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक पदानुक्रम। अनु उदारवाद समाज में वर्ग और पदानुक्रम को स्वाभाविक मानती है। यानी इनका मानना है कि समाज में वर्ग और पदानुक्रम होने चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत जिम्मेदारी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह मानता है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए और राज्य पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाए। ऐसा नहीं है हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए वो राज्य पर डिपेंड रहे, नहीं, जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसे खुद ही निभानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं पहले हमारे एडमंड बार्क। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए परंपरागत संस्थाओं और मूल्यों को बनाए रखने का समर्थन किया। यानी देखिए जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो अचानक से हुई, अचानक से क्रांति आ गई तो इन्होंने उसका विरोध किया और जो संस्थाएं हैं और जो मूल्य हैं उनको ही समर्थन किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है इसके थॉमस हॉब्स। इन्होंने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। यानी इनका मानना था कि जो हमारे सामाजिक अनुबंध है और माध्यम है इनके लिए मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे इसका महत्व, यानी इसका क्या महत्व है। अनुदारवादी परंपरा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और अतिवादी विचारों के प्रभाव को रोकने में सहायक है। हालांकि यह परिवर्तन और प्रगतिशील विचारों के विरोध के कारण अक्सर आलोचना का शिकार हो जाती है। यानी देखिए ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जो परिवर्तनशील विचार हुए हैं या फिर ये कहें जो बदलते विचार हैं उसकी वजह से ये अक्सर आलोचना का शिकार हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवादी परंपरा। मार्क्सवादी जो परंपरा है इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। यह पूंजीवादी समाज की रचना और कल्याणकारी की आलोचना करती है और वर्गहीन समाज की स्थापना का समर्थन करती है। मार्क्सवादी परंपरा समाज को ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करती है, जिसमें उदारवाद के साधनों और
वर्ग संघर्ष को प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवादी परंपराओं के मुख्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिख ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसके जो अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज का विकास उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ग संघर्ष, समाज का इतिहास शोषण यानी पूंजी वर्ग और शोषित यानी मजदूर वर्ग के संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि हम समाज के इतिहास को एक पूंजी वर्ग और एक शोषित वर्ग के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद से उनकी श्रम शक्ति का शोषण कर लाभ अर्जित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राज्य का उन्मूलन। मार्क्सवाद का उद्देश्य एक ऐसे वर्गहीन समाज स्थापित करना है जहां राज्य की आवश्यकता न हो, यानी जो राज्य है उसकी कोई आवश्यकता ही ना हो, ऐसे ही समाज की स्थापना करना है। क्रांति देखेंगे, यह मानता है कि शोषित वर्ग क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी को समाप्त कर सकता है, यानी अगर शोषित वर्ग चाहे तो पूंजीवाद को खत्म कर सकता है, वो भी क्रांति के माध्यम से। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक के, इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हैं हमारे कार्ल मार्क्स। इनकी कृतियां जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल मार्क्सवादी विचारधारा की आधारशिला हैं, यानी देखिए इनकी जो बुक्स हैं ये दोनों ही मार्क्सवादी जो विचारधारा है उनकी आधारशिला हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट विचारक हैं वो है फ्रेडरिक एंगलिस। उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर ऐतिहास भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को विस्तार दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व। महत्व में आप लिख सकते हैं शोषण का विश्लेषण। मार्क्सवादी परंपराओं ने पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण को उजागर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समता और न्याय किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह समाज में समानता, न्याय और वर्गहीनता का पक्षधर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रांतिकारी दृष्टिकोण। इसने दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आलोचना। क्रांति पर अधिक जोर और व्यवहारिकता की कमी है, यानी इसके अंतर्गत क्रांति पर अधिक जोर दिया जाता है और जो व्यवहारिकता है उसकी कमी देखी जा सकती है। राज्य और सत्ता के महत्व को नजरअंदाज किया गया है, यानी जो राज्य होता है, जो सत्ता होती है, उसका कोई महत्व नहीं माना जाता इनके अनुसार, कि वो महत्वहीन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं अनुदारवादी परंपरा परंपरागत मूल्यों और स्थिरता को बनाए रखने पर जोर देती हैं, जबकि मार्क्सवादी परंपरा समाज में समानता और वर्गहीनता की स्थापना के लिए पूंजीवाद और शोषण का विरोध करती हैं। दोनों परंपराएं अपने दृष्टिकोणों में अलग हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों और समाज के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी देखिए जैसे कि अभी हमने देखा दोनों ही जो परंपराएं हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं, लेकिन ये फिर भी समाज के जो विकास है और जो समाज की सोच है उसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास पर चर्चा करें, यानी जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है इसका विकास कैसे हुआ ये आपको चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं परिचय से कि परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय को देखेंगे। परिचय में आप लिख सकते हैं नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना है। यानी देखिए जो नारीवाद है वो एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जिसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना है। यह परिप्रेक्ष्य पितृसत्तात्मक संरचना, लिंग भेद और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विकास ऐतिहासिक रूप से विभिन्न चरणों में हुआ है जो समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाता है। यानी देखिए जो नारीवाद है उसका जो विकास है वो एक चरण में नहीं बल्कि कई विभिन्न चरणों में हुआ है, जो नारीवादियों द्वारा महिलाओं के लिए अधिकार और जो उनकी अधिकारों की बात की गई उसको दर्शाने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास के चरण, यानी जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है उसके जो विकास के चरण है अब हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। जो पहला चरण है यानी प्रथम चरण है हमारा उदारवादी नारीवाद, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान था। मुख्य विचार जो थे यह चरण महिलाओं के एक कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित था, विशेष रूप से मतदान अधिकार और शिक्षा में समानता। यानी देखिए जो पहला आंदोलन चला था या ये कहें पहला जो चरण था उसमें जो कानूनी अधिकार होते हैं और राजनीतिक अधिकार होते हैं वो महिलाओं को दिलाने की बात हुई थी, खासकर जो हमारा मतदान अधिकार होता है यानी वोट देने का अधिकार और शिक्षा में समानता की बात की गई थी इसमें। इसके जो प्रमुख आंदोलन है वो हैं मैरी वॉल्टेस्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो कि इन्होंने 1792 में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
महिला मताधिकार आंदोलन, यानी महिला मताधिकार आंदोलन हो रहे थे। इसकी क्या मांग थी? समान शिक्षा की मांग की गई थी, संपत्ति और मताधिकार का अधिकार मांगा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय चरण, जो सामाजिक नारीवाद कहलाया, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था। इसकी जो विचार थे, या ये कहें इसके जो विचार थे वो क्या थे? यह चरण केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज में लैंगिक भेदभाव, घरेलू शोषण और श्रम बाजार में असमानता का वो भी चुनौती दे रहा था। क्योंकि देखिए, ये जो था, ये अब कानून तक ही सीमित नहीं रह गया था। ये लैंगिक भेदभाव जो होते हैं महिलाओं के साथ, जो घरेलू शोषण होते हैं, श्रमों में असमानता है, यानी करवाते सेम काम है लेकिन उन्हें वेतन कम दिया जाता है महिलाओं को, तो इसके खिलाफ ये लड़ा गया था। ठीक है। इसके जो प्रमुख आंदोलन थे वो थे सिमोन द बोवार की द सेकंड सेक्स, जो कि हमारी 1949 में लिखी गई थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिला अधिकारियों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख मांग थी इसके अंतर्गत क्षेत्र में समान वेतन। नेक्स्ट था विवाह और परिवार में महिलाओं के अधिकार। नेक्स्ट था गर्भपात और प्रजनन अधिकार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे तृतीय चरण, यानी जो हमारा थर्ड चरण था, उसको सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण नारीवाद के नाम से जाना गया, जो कि 20वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। प्रमुख विचार जो थे, यह चरण विविधतापूर्ण मुद्दों जैसे कि जातीयता, वर्ग, धर्म और लैंगिक पहचान पर केंद्रित था। यानी ये वाला जो चरण था, ये जो जातीयता है, वर्ग है, धर्म है, लिंग पहचान है, इन पर केंद्रित था। और जो प्रमुख आंदोलन थे इसमें ब्लैक फेमिनिज्म और एक था LGBTQ+ अधिकारों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख मांगे। जो इसकी प्रमुख मांगे थी वो क्या थी? इसकी प्रमुख मांगों में आप लिखेंगे बहुलतावादी दृष्टिकोण का समावेश, यानी इसके अंतर्गत बहुलतावादी दृष्टिकोण का समावेशन हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्कृति और पहचान आधारित समस्याओं का समाधान मांगा गया। ठीक है। अब हम देखें फोर्थ चरण, जो कि हमारा डिजिटल नारीवाद है, यानी फोर्थ चरण को हम डिजिटल नारीवाद कहते हैं, जो 21वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अब हम देखेंगे प्रमुख विचार। डिजिटल युग में नारीवाद ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया है। ठीक है। यानी इस टाइम पे जो यौन उत्पीड़न होता है, साइबर बुलिंग होती है और लैंगिक असमानताएं होती हैं, उनको उजागर किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख आंदोलन कि कौन कौन से प्रमुख आंदोलन है। इसमें आप लिखेंगे #MeToo अभियान। नेक्स्ट है आप इसमें लिखेंगे डिजिटल स्पैम में महिलाओं के अधिकार। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख मांगे। इसमें प्रमुख मांगों में है साइबर सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विकास एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं ने कानूनी अधिकारों के लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान तक के लिए संघर्ष किया है। यानी देखिए, इसका जो विकास है वो एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं ने सिर्फ कानूनी अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उनके लिए भी संघर्ष किया है। आज ये परिप्रेक्ष्य न केवल महिलाओं की समानता की वकालत करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। यानी देखिए, ये आज जो परिप्रेक्ष्य है, ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और उनकी ही वकालत नहीं करता, बल्कि ये जो सामाजिक न्याय है और मानवाधिकार है उसकी भी परिप्रेक्षण करता है, उसके बारे में भी सोचता है। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा करनी है। चलिए फिर बिना देरी करे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरे एक अवधारणा है, जो राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक पर गहरा प्रभाव डालती है। वैश्वीकरण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दुनिया के देशों और समाजों के बीच बढ़ती परंपराएं, निर्भरता और संपर्कों को दर्शाती है। दूसरी ओर उत्तर आधुनिकतावाद एक बौद्धिक आंदोलन है, जो आधुनिकतावाद के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए विविधता, बहुलता और संदर्भ आधारित सच्चाई पर जोर देती है। ठीक है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। चलिए देखेंगे इसके जो प्रमुख विचार हैं। यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य वस्तु, सेवा, विचार और संस्कृतियों का वैश्विक स्तर पर प्रसार है। यह संचार, व्यापार और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव होता है।
यानी देखिए वैश्वीकरण का अर्थ ही ये है कि जो हमारी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, विचार हैं और संस्कृति है, उसको विश्व स्तर पर पहुंचाना और उनका आदान प्रदान करना, वही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो देखेंगे। पहला हम देख आर्थिक एकीकरण, तो बाजार और वैश्विक व्यापार का प्रसार करती है, यानी वे विश्व स्तर पर जो व्यापार है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान। संस्कृति का वैश्विक स्तर पर घुलना मिलना, यानी संस्कृति का भी वैश्विक स्तर पर घुलना मिलना होता है, जिसकी वजह से हम एक देश की दूसरे देश तक संस्कृति को जाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी का प्रभाव। इंटरनेट और सूचना क्रांति ने वैश्वीकरण को गति दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन, ये सभी देशों को एक तरह से राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता और संपर्क को दिखाता है। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में आप लिखेंगे स्थानीय संस्कृति और पहचान का संरक्षण करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट पैदा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। के उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी जो विचार है या ये कहें परिभाषा लिखेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद दृष्टिकोण को खारिज करती है जो एकमात्र सत्य और प्रगति में विश्वास रखते हैं। यानी देखिए उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो आधुनिकतावाद के दृष्टिकोणों को खारिज करती है, उन्हें गलत साबित करती है। इनका मानना है कि जो एकमात्र जो सत्य है इनके अनुसार वो सिर्फ विकास करना है या आगे बढ़ना है। ये विविधता, पहलुओं और सापेक्षा पर जोर देते हैं, और ये जो है उत्तर आधुनिकतावाद वाले ये विविधता पर, बहुलता पर और सापेक्षता पर जोर देने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत आप पहला लिखेंगे संदर्भ आधारित सच्चाई। कि किसी भी विचार या सच्चाई को संदर्भ और समय के आधार पर देखा जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विविधता और बहुलता। वह विविध दृष्टिकोणों और मतों पर समर्थन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आधुनिकता की आलोचना। यह आधुनिकता की तर्कसंगतता और सार्वभौमिकता के विचार को चुनौती देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। स्थानीय और पहचान की रक्षा पर जोर देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख प्रभाव कि इसके कौन कौन से प्रमुख प्रभाव होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ज्ञान और सच्चाई के बारे में नई दृष्टिकोण देता है। सत्ता और अधिकार के पारंपरिक स्वरूप की आलोचना करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्य, कला और राजनीति में नवाचार करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध। यानी जो वैश्वीकरण है और उत्तर आधुनिकतावाद है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वैश्वीकरण उत्तर आधुनिकतावाद के विचारों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह विविधता और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देता है। यानी देखिए जो वैश्वीकरण है वो उत्तर आधुनिकतावाद के जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित करता है, उन्हें बढ़ावा देता है, क्योंकि ये भी जो विविधता है और सांस्कृतिक संपर्क है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, और वैश्वीकरण भी वही कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद वैश्वीकरण की एक रूपता और बड़े नैरेटिव्स का विरोध करता है। यानी ये जो है ये वैश्वीकरण की एक रूपता और जो नैरेटिव्स होते हैं उनका विरोध करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद दोनों ने आधुनिक समाज और राजनीति को नई दिशा दी है। जहाँ वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ने का काम किया है, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद ने शक्ति, सच्चाई और पहचान के सवालों को चुनौती दी है। दोनों के प्रभावों को संतुलित करके समाज में अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्शवादी सिद्धांत क्या है और यह राजनीतिक दायित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो क्या है और ये किस तरह से राजनीतिक दायित्वों को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो पहले हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे आदर्शवादी सिद्ध राजनीतिक दर्शन की वह शाखा है जो समाज, राज्य और राजनीतिक तत्वों के बारे में आदर्श और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह सिद्धांत मानवीय मूल्यों, नैतिकता, न्याय के आदर्शों को प्राथमिकता देता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये मानवीय मूल्यों, नैतिकता और जो न्याय के आदर्श होते हैं उनको प्राथमिकता देता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि समाज और राज्य को केवल व्यवहारिक आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि उच्च नैतिकता और आदर्श सिद्धांतों पर संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे प्रमुख विचार
कि इसके जो प्रमुख विचार है, पहला आप लिखेंगे राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति और अधिकारों का संचालन नहीं बल्कि नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक स्थान को सुनिश्चित करना है। यानी ये जो है ये सोचते हैं कि जो राज्य है उसका केवल उद्देश्य शक्ति का संचालन करना नहीं बल्कि जो नागरिक हैं उनके नैतिक और बौद्धिक उत्थान को बढ़ाना है, यानी उन्हें बौद्धिक स्तर पर अच्छा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक दायित्वों को नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये विचार कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नैतिक और आदर्शवादी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक के इनके जो हैं वो प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो पहले हैं प्लेटो। इन्होंने आदर्श राजनीति की कल्पना की जहाँ न्याय और नैतिकता सर्वोच्च थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जॉन रॉल्स। न्याय का सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया है, जॉन रॉल्स ने। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का परिचय कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। चलिए राजनीतिक सिद्धांत के परिचय देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जो राजनीतिक राज्य और समाज में जुड़े बुनियादी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यानी ये जो है ये राजनीति और राज्य और जो समाज है उससे जो जुड़े बुनियादी सवाल जवाब देने का प्रयास करता है। यह सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है। जो इसके प्रकार होते हैं उस पर देख लेते हैं। पहला होता है हमारा आदर्शवादी सिद्धांत जो कि हमारा नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दूसरा होता है हमारा यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवहारिक राजनीति और शक्ति संतुलन पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व। महत्व में आप लिख सकते हैं राजनीतिक दायित्वों की प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य और नागरिकों के संबंधों को परिभाषित करता है। यानी ये जो है ये राज्य और नागरिकों के जो संबंध होते हैं उनको भी परिभाषित करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों की राजनीति में लागू करता है। अब हम देखेंगे राजनीतिक दायित्व आखिर होते क्या हैं, इनका परिचय। राजनीतिक दायित्व यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है जो नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। यह उन कारणों की व्याख्या करती है जिनकी वजह से नागरिक राज्य के कानूनों और आदर्शों का पालन करती है। ठीक है, यही हमारे राजनीतिक दायित्व कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख पहलू। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कानूनी दायित्व, राज्य के बनाए कानूनों का पालन करना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक दायित्व, नागरिकों के रूप में समाज और राज्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी रखना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध, नागरिक और राज्य के बीच एक अघोषित समझौता जहां राज्य सुरक्षा और कल्याण प्रदान करेगा और नागरिक राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत और राजनीतिक दायित्वों पर प्रभाव, यानी जो आदर्शवादी सिद्धांत है उनका राजनीतिक दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राज्य और नागरिकों के संबंध। किस तरह से आदर्शवादी सिद्धांत राज्यों को केवल शक्ति का स्रोत नहीं मानता बल्कि न्याय और नैतिकता का संरक्षक बनाता है। यह नागरिकों को राज्य के प्रति नैतिक दायित्वों के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक निर्णय। राजनीतिक निर्णय आदर्श और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि वह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय संगत हो सके। ठीक है, अब हम देखें नागरिक दायित्वों का विकास, यानी जो नागरिक दायित्व हैं उनका किस तरह से विकास हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकों का दायित्व केवल कानून का पालन करना नहीं है बल्कि समाज में नैतिक और आदर्श मूल्यों का पालन करना भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य की जिम्मेदारी। राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना करे। जब राज्य अपने आदर्श कर्तव्यों का पालन करता है तो नागरिकों पर उसके प्रति दायित्व बढ़ जाते हैं। यानी देखिए राज्य का जो कर्तव्य होता है वो यही है कि समानता को, स्वतंत्रता को और न्याय को स्थापित करे। और जब राज्य ऐसा करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, तो नागरिकों के जो दायित्व हैं, जो उसके लिए सम्मान है, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे निष्कर्ष में आप लिख आदर्शवादी सिद्धांत राजनीति और समाज को एक नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यानी देखिए जो आदर्शवादी सिद्धांत हैं वो राजनीति और समाज को एक नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत राजनीतिक दायित्वों को नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों से जोड़ता है। यानी देखिए ये जो है ये राजनीतिक सिद्धांतों को एक नैतिकता और न्याय के जो सिद्धांत हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है ताकि नागरिक और राज्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके।
इसीलिए ये दोनों को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक आदर्श समाज और राज्य का निर्माण तभी संभव हो पाता है जब नागरिक और राज्य दोनों अपने नैतिक और राजनीतिक दायित्वों का पालन, यानी देखिए अगर हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो नागरिक और जो राज्य है दोनों अपने अपने जो दायित्व हैं उनका पालन करेंगे, तभी दोनों के बीच का जो संबंध है वो अच्छा स्थापित हो पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको फुल बुक एक्सप्लेनेशन, फुल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड इसकी जो और वीडियोस एंड क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कवर करवाया उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहाँ से उन्हें सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।